स्टार्ट कीजिए। 3 बार लंबी गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र अपने माता पिता इष्ट देवता को प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। संकल्प करेंगे, मन ही मन में संकल्प दोहराएंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज जीवन यम और नियम का पालन करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि पूरे विश्व में योग का पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प दृढ़ता निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे और कोमलता से अपने आंखें खोल देंगे। प्रणाम मैम। सब चलिए पीडीएफ ओपन करिए। कल जहां से हम लोगों ने कंप्लीट किया था उसी से आगे लेंगे। कौन सा पेज नंबर था मैम? 25 या 6 था। 25 पे देखिए पहले। एक मिनट हम ओपन कर लिया, अभी हमने ओपन नहीं किया लैपटॉप में। 26 नंबर पेज पर ऐतिहासिक खोज नीति का एक परिच्छेद हो गया था। पढ़ेंगे कोई भी? हाँ पढ़। श्री गर्ग 1973 ने इस नीति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि इसमें छात्र इस बात का स्वीकार करते हैं कि अनुमान तब तक सत्य है कि जब तक कि वह समस्त प्रक्षिप्त घटनाओं को समझा सके। ये वैज्ञानिक सिद्धांत तथा घटनाओं के विकास की प्रक्रिया देख सकते हैं, अर्थात अपरिपक्व अनुमान से लेकर परिपक्व अन्वेषण तक। इस शिक्षण नीति के प्रवर्तक के खोज बुनर है। उनके अनुसार इस विधि में छात्रों को अपने मानसिक स्तर, आय कक्षा तथा अन्य संबंधित तथ्यों के अनुरूप मौलिक रूप से नवीन ज्ञान की खोज करनी पड़ती है। इसमें तथ्यों की व्याख्या इस प्रकार की जाती है कि जिससे नवीन तथ्यों का बोध होने लगता है। यह विधि छात्रों को सक्रिय बनाती है और छात्रों के चिंतन, सूझबूझ तथा निरीक्षण क्षमताओं का विकास करती है। 13 प्रश्नोत्तर नीति। प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति सुकरात के समय से चली आने वाली एक प्राचीन पद्धति है, इसीलिए इस नीति को सुकराती विधि भी कहा जाता है। सुकरात के अनुसार प्रश्नोत्तर प्रणाली के 3 प्रमुख सोपान होते हैं। फर्स्ट, प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से निर्मित करना। सेकंड, उन्हें समुचित रूप से छात्रों के सामने रखना ताकि नए ज्ञान के लिए उनमें उत्सुकता जागृत हो सके। तथा थर्ड, छात्रों के माध्यम से उनमें संबंध स्थापित करते हुए नवीन ज्ञान देना। इसमें निम्न, मध्यम तथा उच्च स्तर के प्रश्न आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। 14 पात्र। अभिनय या अनुकरणीय अथवा भूमि निर्वाह नीति। यह अभिनयात्मक विधि है जिसका संबंध ज्ञानात्मक तथा सामाजिक कौशल विकसित करने से है। इससे छात्रों की रुचि, अभिरुचि तथा अभिवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसमें अनुकरणीय शिक्षण को महत्व दिया जाता है। इस पात्र अभिनय या नाटकीय विधि में कक्षा को छोटे छोटे समूह में बांट दिया जाता है और उनसे दूसरों के अनुभव का अनुकरण कराया जाता है। इसमें क्रमशः छात्रों को शिक्षक और छात्र दोनों ही प्रकार के रोल खेलने पड़ते
खेलने पड़ते हैं। इसके माध्यम से एक छात्र शिक्षक बन जाता है और शेष उस समूह के छात्र उस शिक्षक के वास्तविक छात्रों का अभिनय करते हैं और अपनी भावनाओं तथा अनुभवों को स्वाभाविक रूप से व्यक्त करते हैं। इसमें छात्रों को अभिनय के लिए कोई अभ्यास नहीं कराया जाता है और उन्हें बिना किसी अभ्यास के कोई भूमिका दे दी जाती है जिसका निर्वाह छात्रों को करना होता है। 15 मस्तिष्क ये जो मेथड है इस पे रुकेंगे, क्योंकि उससे पहले जो सोक्रेटिस वाला मेथड है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये अभिनय या अनुकरणीय अथवा भूमि निर्वाह नीति, इसका मीन्स है कि किसी भी रोल को प्ले करना। ठीक है, तो इसमें क्या टास्क दिया जा रहा है कि छात्र को बिना बताए कोई भी एक टॉपिक दिया गया और टाइम दिया गया कि अब छात्र एज अ टीचर टॉपिक को डिस्कस करेंगे और टीचर कैसे बैठे हैं, जस्ट लाइक अ स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक चीज आप समझ लीजिए कि जब जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक, अभी हम यहाँ पर बैठे हैं और आप ग्रुप में हैं एज ए स्टूडेंट, तो बहुत सारी चीजें ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता था, ये हो सकता था, इससे अच्छा। कई बार तो आप सेटिस्फाइड भी होते हैं, कई बार नहीं भी होते होंगे, लेकिन जब आपको टीचर की जगह बैठकर आकर बोलते हैं फिर आपको रियलिटी समझ में आती है। ठीक है, क्योंकि जब आप जैसे अभी हम बैठे हैं जहां पर हम एज अ टीचर आपको गाइड कर रहे हैं, तो क्या है कि यहाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सही और गलत चीजों को अवगत कराने की, अवेयर कराने की। और जब आप एज ए स्टूडेंट होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। आप जैसे अभी क्लास ज्वाइन करते हैं हम लोग, यदि हम 5 मिनट या 1 मिनट भी लेट होंगे तो हम इन्फॉर्म करते हैं पहले कि हम 1 मिनट आज क्लास में लेट होंगे और किस वजह से लेट होंगे ये इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन आप जब ग्रुप में एज ए स्टूडेंट बैठते हैं तो ये आपके लिए, आप इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। आपको लगा नहीं मन हुआ, आज आप नहीं आए, आप कुछ भी नहीं बताएंगे, आपने थोड़ी देर से भी ज्वाइन कर लिया, आप किसी के कारण से आप वीडियो को ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, म्यूट भी कर सकते हैं, अनम्यूट भी कर सकते हैं। तो आपकी और एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो गैप है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक, तो जब कोई स्टूडेंट एज अ टीचर जब बनता है या टीचर का रोल प्ले करता है, उस टाइम उसे ये समझ में आता है। पहली चीज आप कॉमन सेंस लगा के बताइए कि जब एक टीचर स्टूडेंट की के रोल को परफॉर्म करता है तो पहली चीज उसे क्या समझ में आती है। कुछ लोग बने भी होंगे, ठीक है, टीचर्स डे में तो ये वाली आज से कुछ टाइम पहले, अभी भी होता है स्कूल कॉलेजेस में कि टीचर्स डे में ये रोल मिलता भी था। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या समझ में आती है जब कोई स्टूडेंट टीचर बनता है, कुछ दे मैम डिसिप्लिन। और टीचर बनना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत ये करना है, हार्ड वर्क। पहले खुद सीखना है मैम, और फिर बच्चों को सिखाने के लिए उसको पहले 8 घंटे पढ़ाना पड़ता है, तब जाके वो 1 घंटा बच्चों को पढ़ाते हैं। और अभी एक बहुत कॉमन सी चीज है जो अभी नहीं आई सामने, और बता सब लोग, हो सकता है किसी को समझ में आ जाए। बच्चों में एकता लेकर चलने की भावना। जब विद्यार्थी शिक्षक का अभिनय करता है तब शिक्षक ये देखता है कि वो कित पाया है, वो हमें देख के क्या करता है। ये भी सही है। ठीक, सबसे पहली चीज पता है क्या होती है, जब एक विद्यार्थी उनकी कैपेसिटी के अनुसार। ठीक है, ये भी सही है। सबसे जो कॉमन चीज है वो ये है कि जब एक स्टूडेंट एज अ टीचर रोल प्ले करता है तो उस टाइम उसे ये समझ में आता है कि जब हम स्टूडेंट होते हैं टीचर हमको बोलते चुप रहो, शांत रहो, बैठो, बात सुनो, ऐसे करो, तो उन्हें उस टाइम पे लगता है बार बार ये हमें कैसे परेशान कर रहे हैं। ठीक, और जब वो बनते हैं टीचर थोड़ी देर के लिए और या उनको स्टूडेंट दे दिए जाए पढ़ाने को, तब उन्हें एक पेशेंस पता चलता है, क्योंकि टीचर बनने के लिए जबरदस्त पेशेंस की आवश्यकता है। ठीक, टीचर के पास 2 चीजें होना आवश्यक है, फर्स्ट पेशेंस, ठीक, सेकंड एक्सपीरियंस अपने सब्जेक्ट का। यदि 2 चीजें हैं तो ही आप टीचर बन सकते हैं। कितना भी नॉलेज आपके पास हो, अनुभव आपके पास हो, बट आपके पास पेशेंस ना हो तो आप टीचर नहीं बन सकते।
कई बार हम लोगों ने रीड किया होगा, जब क्रिकेट होता है, कोई वर्ल्ड कप का T20 कुछ भी हो रहा होता है, तो जैसे किसी ने सिक्सर लगाने वाला है और बॉल कैच हो गई, तो हम लोग यहाँ से जो देख रहे होते हैं वो क्या बोल रहे होते, अरे जरा सा ये ऐसे कर देते तो ऐसा हो जाता। ठीक, ऐसा लगता है कि जैसे हम सजेस्ट कर रहे और अभी आपको मैदान में खड़ा कर दिया जाए तो आपको बॉल भी नहीं दिखेगी। ठीक, ये अंतर होता है जब हम जजमेंटल होकर चीजों को बता रहे होते हैं। क्योंकि किसी को ये बताना ऐसे हो वैसे हो कहने में बहुत सरल होता है, जब आप उस रोल को प्ले करते हैं तब आप रियलिटी को फेस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जब एक स्टूडेंट एज अ टीचर रोल प्ले करता है तब उसे फर्स्ट टाइम पेशेंस का पता चलता है कि पेशेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अनुभव आ गया हमारा। थर्ड में क्या आता है कि हमें ये समझ में आता है कि हम अपनी बात को कैसे समझा सकते हैं और टीचर जब हमें समझा रहे होते हैं तो हमें कैसे समझना चाहिए। ठीक, ये सब पेशेंस में ही जुड़ रही है सारी चीजें हमारी। तो फर्स्ट टीचर के लिए पेशेंस, सेकेंड नॉलेज विद एक्सपीरियंस, नॉलेज विद एक्सपीरियंस। ठीक है, नॉलेज भी ऐसा नहीं, क्योंकि नॉलेज अगर सिंपल होगा विदाउट एनी एक्सपीरियंस तो नॉलेज आप प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। ठीक है, नॉलेज जो एक्सपीरियंस के साथ होता है तभी आप सही तरीके से नॉलेज को अपने दे पाएंगे। जो भी आप रोल प्ले कर रहे हैं एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट, जो भी आप कर रहे हैं। तो ये क्या है, जो पात्र वाली विधि है ये इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं ना, कई बार बच्चों को कोई रोल प्ले करने को मिलता है, कुछ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले जाते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस से उनका ग्रेस्पिंग पार्ट पता चलता है कि उनके अंदर कितनी समझने की, बोलने की, व्यक्त करने की, अपने विचारों को क्षमता है, या अपने ज्ञान को व्यक्त करने की कितनी क्षमता है, कितना उनके अंदर कैलिबर है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। मस्त मस्त 15 पॉइंट है मस्तिष्क विप्लव नीति। मस्तिष्क विप्लव नीति जैसा कि नाम से विदित है, एक ऐसी नीति है जिसमें ऐसे साधन प्रयोग किए जाते हैं जो छात्रों के मस्तिष्क से ज्ञान प्राप्ति तथा चिंतन के प्रति हलचल मचा देते हैं। इसमें छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है जिस पर सभी छात्र स्वतंत्र पूर्वक विचार करते हैं, वार्तालाप तथा वाद विवाद करते हैं। शिक्षक सभी विचारों को श्यामपट पर लिखता चला जाता है। वाद विवाद और चिंतन तथा वार्तालाप करते करते एक ऐसा बिंदु या अवस्था आ जाती है जब छात्र एकदम समस्या को हल कर देते हैं। मस्तिष्क विप्लव नीति छात्रों में चिंतन विकसित करती है और उन्हें समस्या के विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन में प्रशिक्षण प्रदान करती है। 16 इसमें देखिए, मस्तिष्क विप्लव नीति क्या है, जो अभी हम लोगों ने समस्या समाधान पढ़ा था ऊपर, सोच से रिलेटेड जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड कुछ पॉइंट्स देखे थे, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ये उसी से संबंधित है कि किसी भी समस्या का, और जो वाद विवाद प्रतियोगिता थी वो भी इसी से संबंधित है कि हमने किसी एक टॉपिक को रखा और उस टॉपिक या कोई प्रॉब्लम हमने रखी, उस प्रॉब्लम में सबके व्यूज लिए, तो उसमें से कई बार होता है कि सबके व्यूज आते आते नोट डाउन किए जाते हैं और लास्ट में एक उनका कंक्लूजन निकाल लिया जाता है कि इसमें से बेस्ट व्यूज किसकी तरफ से आए हैं और वो हमारी प्रॉब्लम को कितने हद तक सॉल्व करने में सपोर्ट कर। ठीक है, तो ये हमारे जो वाद विवाद प्रतियोगिता है उससे भी संबंधित है, जो हमारा समस्या समाधान नीति थी उससे भी संबंधित है, और मस्तिष्क विप्लव नीति मीन्स होता है कि अपने ब्रॉड को हम कितना विकसित कर सकते। ठीक है, कितना हम, हमारे सोचने समझने की जो तार्किक क्षमता है वो कितनी ब्रॉड हो सकती है, कितना डेवलप हो सकती है। ठीक है, ये इसी का पार्ट आता है। चलिए पढ़ेंगे आगे, फिर लास्ट में आते हैं, कुछ पॉइंट्स लेते हैं। अब इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर लास्ट में डिस्कस करते हैं। 16 संवेदनशील प्रशिक्षण नीति। अपने नाम के अनुसार संवेदनशील प्रशिक्षण नीति वह शिक्षण नीति है जिसके द्वारा छात्रों के आपसी संबंध विकसित करके उन्हें किसी समस्या के प्रति संवेदनशील बनाया जाता हो। इससे उनमें अजागता है और
छात्र पूरी शक्ति तथा क्षमताओं के साथ कार्य करने लगते हैं। 17 स्वतंत्र अध्ययन नीति। इस विधि को योजना कार्य भी कहा जाता है। इसमें छात्र स्वयं स्वतंत्र रूप से अकेले या छोटे छोटे समूह से कार्य करते हैं। इस छात्र केंद्रित विधि में शिक्षक इतनी क्षमता पैदा करने का प्रयास करता है कि वे स्वाध्याय कर सके अथवा स्वतंत्र रूप से अध्ययन करके समस्या को हल कर सके। इसमें छात्र सक्रिय रहकर स्वयं अध्ययन करते हैं या किसी समस्या विशेष का समाधान खोजते हैं। पहले वर्णित निरीक्षण अध्ययन नीति भी स्वतंत्र अध्ययन नीति का ही एक रूप है। 18 अभिक्रमित अनुदेशन। इस शिक्षण नीति के प्रवर्तक स्किनर तथा क्राउचर थे। इसमें छात्रों को पाठ्य वस्तुओं को छोटे छोटे पदों में पढ़ना तथा अपनी अनुक्रिया लिखना होता है। छात्र अनुक्रिया के माध्यम से नया ज्ञान प्राप्त करता है और साथ ही अपने उत्तरों की शुद्धता के विषय में जांच करता है। इसमें सही अनुक्रियाओं का पुनर्बलन कराया जाता है। 19 सरस्वती यात्राएं अथवा शैक्षिक पर्यटन। सच्चे शिक्षण का एक अति ही संपन्न साधन सरस्वती यात्रा अथवा शैक्षिक पर्यटन है। सरस्वती यात्रा से केवल छात्रों को शैक्षणिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, वरना उन्हें वास्तविक ज्ञान का प्रयोग करने का भी अवसर प्राप्त होता है। उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। 20 समूह शिक्षण उपागम। शिक्षा के क्षेत्र में समूह शिक्षण उपागम काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। इस विधि में विषय के विभिन्न विभागों के शिक्षण प्रदान करते हैं। एक शिक्षा में एक ही समय में 2 या 2 से अधिक शिक्षक समूह के रूप में पहुंच जाते हैं और अपने अपने विषयों का ज्ञान प्रदान करते हैं। एक शिक्षक प्रकरण के विषय में व्याख्यान देता है और सैद्धांतिक बातें बताता है। दूसरा शिक्षक प्रयोगशाला में प्रयोग करने की व्यवस्था करता है। तीसरा शिक्षक श्रव दृश्य सामग्री का उपयोग उस प्रकरण को स्पष्ट करने में करता है और इस प्रकार से सभी शिक्षक शिक्षण कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए योजनाएं बनाते हैं। इस प्रकार से छात्रों को इस उपागम के माध्यम से अधिक प्रभावशाली ढंग से पढ़ाया जा सकता है। इसके प्रमुख रूप है फर्स्ट दूसरे शिक्षकों के साथ, सेकंड सिंपोजियम की भांति और तीसरा पैनल वार्तालाप। ठीक है, इसमें देखेंगे सबसे पहले जो 16 नंबर में संवेदनशील प्रशिक्षण नीति। संवेदनशील प्रशिक्षण नीति में क्या है कि आपसी संबंध कैसे हैं। ठीक है, जब हम मिलजुल कर कार्य करने की क्षमता विकसित करते हैं तो भी कार्य समय से पहले और सही तरीके से संपन्न कराया जा सकता है, पूर्ण कराया जा सकता है। ठीक, इसका हम लोग एक नारा सुनते हैं इस समय, स्लोगन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक, वो इसी पर आधारित है। फिर नेक्स्ट है स्वतंत्र अध्ययन नीति। स्वतंत्र अध्ययन नीति क्या है कि कई बार कुछ चीजें हम एक साथ ग्रुप में डिस्कस करने के बावजूद भी उसके निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते हैं। जब हम स्वतंत्र होकर बिल्कुल सिंगल अपने माइंड को उस समस्या को के समाधान को ढूंढने या खोजने में लगाते हैं तो हमें समस्या का समाधान मिल जाता है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रुप में वो निष्कर्ष नहीं आते हैं, हम सिंगल सेल्फ में बैठते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, तब हम उन समस्याओं के समाधान ढूंढ लेते हैं। तो इसलिए ग्रुप में भी शिक्षा का आदान प्रदान होना अत्यंत आवश्यक है और अकेले में भी, जिसे बोलते हैं चिंतन और मनन। कई बार बहुत बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हम गहरा चिंतन करते हैं और फिर मनन करते हैं तो भी उसका समाधान हो जाता है। ठीक, बस ध्यान रहे चिंता और चिंतन में अंतर है। चिंता क्या है, हमें हमारे अंदर नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप करती है या हमारे मेंटल लेवल को डाउन करती है। चिंतन क्या है, हमारे मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारी स्ट्रेंथ के रूप में काम करती है। ठीक, तो ये हो गया चिंतन। फिर नेक्स्ट है इसमें अभिक्रमित अनुदेशन। इसमें क्या है कि इसमें छात्रों को पाठ्य वस्तुओं को छोटे छोटे पदों में पढ़ना और उनकी अनुक्रिया लिखना। ये जब हमने राइटिंग पैटर्न टीचिंग वो बताया था कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उसमें इस टॉपिक को डिस्कस किया था कि एक पैराग्राफ हमने दिया, उनको प्रॉपर उसके मीनिंग को समझाया,
मीनिंग के बाद पूरा पैराग्राफ एक समरी फॉर्म में पढ़ा बच्चों ने, वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझकर। फिर उसके बाद हमने उनको एक राइटिंग दिया कि अब इसको अपने शब्दों में लिखो। उसके बाद हमने उन्हीं से बोला कि आप इसमें से क्वेश्चन बनाओ, फिर क्वेश्चन का आंसर भी इसी पैराग्राफ से दो। वो सब इसी के अंदर आता है, अभिक्रमित अनुदेशन में। फिर नेक्स्ट है इसी में सरस्वती यात्राएं अथवा शैक्षिक पर्यटन। ठीक है, इस समय जो हायर एजुकेशन है उसमें टूरिज्म करके है, ये एक एजुकेशन का पार्ट है। जैसे हम लोग मास कॉम या अदर स्टडी करते हैं, ऐसे टूरिज्म स्टडी टूर मैम, टूरिज्म दूसरी चीज है, स्टडी टूर नहीं। जो स्टडी टूर है ये टूरिज्म का जो इस समय हमारा एक सब्जेक्ट यूजीसी में काउंट किया गया, नया ऐड किया गया कुछ दिन पहले, वो टूरिज्म इसी का पार्ट है। ठीक है, टूरिज्म में क्या है कि उसको इस तरह से पढ़ाते हैं जैसे सपोज करके हमें नैनीताल के बारे में बताना है। ठीक है, तो नैनीताल का पूरा मैप होता है, उसकी पूरी हिस्ट्री, पूरा उसका करंट सिनेरियो सब डिफाइन किया जाएगा। उसके बाद एक बार नैनीताल घुमाने भी ले जाया जाएगा। ठीक है, ये टूरिज्म का पार्ट है। हम जिस यूनिवर्सिटी में गए थे वहां पर ये टूरिज्म का पार्ट ऐड किया गया था। और भी होगा कहीं, क्योंकि यूजीसी में कनेक्ट है तो ये और भी होगा, लेकिन वो वहां पर हमने खुद से देखा है। बाकी हमने अभी यहाँ कानपुर में ये सब्जेक्ट नहीं देखा है कहीं पर भी, स्टेट यूनिवर्सिटी है बट यहाँ ये सब्जेक्ट नहीं है। तो ये क्या है, और इसी को एक हम लोग लेसन पढ़ते थे 12th में। अगर सब हो सकता बोर्ड अलग है तो आपने ना भी पढ़ा हो, अथातो घुमक्कड़ी जिज्ञासा, इसी लेसन का नाम है। ठीक है, इसका मीन्स हुआ कि जब हम कहीं जाकर बच्चों को कुछ दिखाते हैं किसी प्लेस को और फिर उसकी हिस्ट्री को बताते हैं, उसका करंट सिनेरियो उनको बताते हैं, तो इससे क्या होता है वो चीजें उनको समझ में आ जाती हैं और उन्हें ये भी पता चलता है कि जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, इमारतें हैं, वो क्यों बनी है, किस लिए बनी है, आज उन पर जो वर्क है, आज हम लोग कितना भी डिजाइन करते हैं, बहुत हम लोग डेवलप्ड हो गए हैं, लेकिन जो आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले का जो डिजाइन की हुई चीजें हैं, आप अजंता एलोरा की गुफाएं और अदर भी कहीं कुछ चीजों को देख लें, लगता है कि आज लोग ऐसा डिजाइन नहीं कर पाएंगे इतना अच्छा। ठीक, उनमें उन चीजों को पहचानना मुश्किल है। अभी कुछ दिन पहले भी कुछ चीजें इसमें देखी, वो इस तरह से पत्थरों को तराशा गया है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप कोई मशीन इस पर काम कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब हमारे वो पार्ट है। जब किस बच्चों को वहां ले जाएं, वहां दिखाएं, तो उन्हें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के बारे में और अपने विकास के बारे में पता चलता है कि हम कितने डेवलप्ड सिविलाइजेशन से आते हैं। ठीक है, और वो पढ़ने में भी उनको क्या होगा, एक जागृत स्थिति आती है, पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा होती है। फिर लास्ट है समूह शिक्षण उपागम। ये क्या है, ये हायर एजुकेशन का पार्ट है। इसमें क्या है, इसमें सिंपोजियम, वर्कशॉप, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंस, ये पार्ट है। ये जब भी यूजीसी जो यूनिवर्सिटी है वहां पर सिंपोजियम होता है, जैसे वर्कशॉप होती है उसी के तरीके सिंपोजियम भी ऑर्गेनाइज कराया जाता है, सिंपोजियम की भी क्लासेस होती है। फिर उसी जैसे ये हो गया हमारा कॉन्फ्रेंस हो गया, तो वर्कशॉप में क्या होता है, हमें टास्क भी दिया जाता है, कुछ हमें सिखाया जाता है, कुछ करने को दिया जाता है। लेकिन सिंपोजियम एक ऐसा पॉइंट है यूजीसी के नॉर्म्स में, यूनिवर्सिटी में, कि जिसमें केवल सिंपोजियम को ऑर्गेनाइज कराया जाता है 3 घंटे, 5 घंटे, बहुत ज्यादा 6 घंटे, और बहुत ज्यादा हुआ तो 1 दिन का समय, सुबह 10 बजे से 5 बजे या और जल्दी करके। सिंपोजियम 1 दिन से ज्यादा नहीं रखी जाती। सिंपोजियम में क्या किया जाता है, जैसे कंप्यूटर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो कंप्यूटर सब्जेक्ट के सपोज करके टैली वाले जो टैली पढ़ाते हैं उसके प्रोफेसर अलग हो गए। ठीक है, जो हार्ड डिस्क पर काम करते उसके अलग हो गए, जो सॉफ्टवेयर पर काम करते उसके अलग हो गए, जो ईमेल या जो हमारे इंटरनेट को एक्सप्लोर करने वाले एक्सपर्ट वो अलग हो गए। तो सब कंप्यूटर से रिलेटेड सभी उसके जो बेसिक पार्ट्स हैं उसके सभी एक्सपर्ट वहां पर एक साथ बैठते हैं सिंपोजियम में, और फिर वो वहां पर कोई भी कंप्यूटर की नई टेक्नोलॉजी को लाने के लिए एक साथ डिस्कस करते हैं। इसे बोलते हैं सिंपोजियम।
ठीक, ये किसी भी सब्जेक्ट का होगा, लेकिन उसी से रिलेटेड, मान लो अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, या इंग्लिश लिटरेचर का डिपार्टमेंट है, या हिंदी लिटरेचर का, तो उसमें जितने अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनके एक्सपर्ट बैठेंगे हिंदी लिटरेचर में ही, और फिर सब बैठकर लिटरेचर में कुछ नया करने की या कुछ जो चीजें हैं उनको ठीक करने की बात करते हैं, वो सब एक साथ डिस्कस करते हैं और फिर एक निर्णय पर पहुंचते हैं कि अगर साहित्य है तो उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी है तो क्या एडवांस टेक्नोलॉजी लाई जा सकती है, इसे बोलते हैं सिंपोजियम। तो ये हायर एजुकेशन का पार्ट है, ये इसको सामान्यतः यूज नहीं किया जाता है। तो ये हम लोग ने क्या पढ़ा, टीचिंग मेथड्स पढ़े कि हमें अपनी टीचिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक टीचर को किसकी आवश्यकता है और स्टूडेंट के लिए क्या आवश्यकता है, क्योंकि टीचिंग में 3 चीजें शामिल है हमारी, टीचर, स्टूडेंट और हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो 3 चीजें हैं, इन्हीं के आधार पर हमारी टीचिंग चलती है। अब आप लोगों का जिसका जो क्वेश्चन हो प्लीज आराम से पूछ लें, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, ये आज आपकी लास्ट क्लास है। ठीक है, तो अभी कोई भी क्वेश्चन हो इसमें से रिलेटेड, या जो आपने पूरा पीडीएफ देखा कहीं कोई क्वेश्चन हो आप आराम से पूछिए। मैम संश्लेषण और विश्लेषण किसे कहते हैं? विश्लेषण होता है, जैसे अभी हम लोग एक सब्जेक्ट लिया और हमने उसको बता दिया, ठीक है, विश्लेषण होता है एनालिसिस, संश्लेषण होता है सिंथेसिस। संश्लेषण में क्या होगा, और गहराई से जाते हैं और डीप में जाते हैं। ठीक है, विश्लेषण एक टॉपिक पर हुआ, संश्लेषण में उससे टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है या पॉइंट्स है उनको डिस्कस किया। जैसे अभी हम बोले कि आपकी बॉडी को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, विश्लेषण हो गया। लेकिन जब हम ऑर्गन को डिफाइन करेंगे ये संश्लेषण हो गया। कितने लोग यहां पर हैं जो टीचर है, फिर वो हैंड रेज करते, जो टीचर है। एक, ठीक है, नहीं भी टीचर हैं तो अपने पढ़ने के लिए और बच्चों के पढ़ाने के लिए, दो के लिए तो हम लोगों ने टीचिंग मेथड हम सभी के काम का था। ठीक है, अगर नहीं भी टीचर है तो भी एज अ स्टूडेंट और एज अ पेरेंट्स दोनों जगह यूजफुल है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएंगे, और अगर सब समझ में आ गया तो कोई बात नहीं। तो फिर हम क्या समझे, सबको सब समझ में आ गया, बस हम 1 मिनट और वेट करेंगे। अगर सब समझ में आ गया तो फिर कोई बात नहीं, तो फिर अच्छे से उसका रिवीजन करेंगे सभी। ठीक, और बस याद रखेंगे कि जो भी पढ़ा है उसको अनुभव में लाएंगे तो ही ये पढ़ना आपका सार्थक हो जाएगा। अनुभव में नहीं लाए तो पढ़ना वैसे ही हो जाएगा जैसे अब तक की स्टडी करके आए हैं। ठीक है, ये बस ध्यान रखेंगे, बार बार इसी बात को बोलते हैं, पढ़ना तभी तक सही है जब उसको अप्लाई करेंगे। चलिए फिर हम समझे, फिर आप सबको लगभग बात समझ में आ गई, क्योंकि इस पीडीएफ में ऐसा बहुत टफ कोई पार्ट था भी नहीं, आपके सब नॉलेज वाला पार्ट था। तो अब हम लोग आराम से, अब कब मिलेंगे अभी हमें नहीं पता है, लेकिन सब सही ढंग से रिवीजन करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे मन से, और सुबह जो योग की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि योग के विद्यार्थी हैं और योग की प्रैक्टिस ना करें तो योग के विद्यार्थी नहीं है। ठीक, टीचर हैं और अपने सब्जेक्ट का मंथन ना करें तो टीचर नहीं है। तो जो हम जिसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, यदि वो हमारे जीवन का पार्ट है, जिसको भी हम सीखना चाह रहे हैं, तो वो हमारे काम का है। ठीक,
नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि योग भी करेंगे और उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट के लिए भी दूसरों के पास जाएंगे, ठीक? क्योंकि योग करते हैं तो अपनी समस्या हमको पता चल जाती, भले ही चेकअप के लिए चले जाएं, कोई इमरजेंसी है वो जाना पड़ता है, लेकिन हमें कॉज फैक्टर पता चलते ही उसको ठीक कैसे करना है, और पहले से भी हम अवेयर होते हैं तो हमारे शरीर में वो बीमारी जन्म ही ना ले तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है? तो फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल 4th डायमेंशन में अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, और हेल्थ को अच्छा रखने के लिए अष्टांग योग का पालन करेंगे। और जो हमारे ये टीचिंग मेथड्स हमने देखे, ये सब क्या है, ये सब हम जब पढ़ते हैं तो वो छोटी छोटी से पार्ट है, छोटे से हिस्से हैं कि जिनके आधार पर हम अपनी स्टडी को यूजफुल और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ठीक है? और जब हम इसमें पढ़ रहे थे, एक पार्ट था अभी ऊपर देखा था, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है? रुचि और अभिरुचि। रुचि में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। अभिरुचि क्या होता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, रुचि में भी, रुचि हमारी कई चीजों में हो सकती है, लेकिन एप्टीट्यूड की जब बात करते हैं तो वो सभी चीजों में, कई चीजों में रुचि नहीं होती। वो एप्टीट्यूड कब, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट कब कराए जाते हैं, जब हमें किसी पर्टिकुलर एक कंक्लूजन पे जाना होता है कि बच्चे को हमें कौन सी स्ट्रीम दिलानी है, ठीक है? उस टाइम पे हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट कराते हैं कि बच्चे को आर्ट दिलाना है या कॉमर्स या साइंस, ठीक है? तो उसके आधार पे जब हम चेक करते हैं तो हम एक निष्कर्ष, कुछ लोग तो कॉमर्स एक्सपर्ट टीचर, पेरेंट्स तो नहीं भी टेस्ट कराएं तो भी उन्हें समझ में आता है कि बच्चे को किस स्ट्रीम में ले जाना है, लेकिन कई बार होता है नहीं पेरेंट्स समझ पा रहे होते, नहीं टीचर पर्टिकुलर समझ पा रहे होते हैं, और बच्चा कोई डिमांड कर रहा होता है कि हमें इस स्ट्रीम में जाना, आपको लगता है हम अदर स्ट्रीम इसको प्रोवाइड करा दें, तो उस टाइम पे यदि आप टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट कराते हैं तो फिर वो बच्चों के लिए सपोर्टिव। और बच्चों के लिए कोई भी, जब भी स्ट्रीम बच्चों को चेंज कराने जा रहे हो या बच्चों को प्रोवाइड कराने जा रहे हो, तो बहुत ध्यान से 3 चीजें देखें कि बच्चे को कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वो सबसे कम टाइम लेता है और सबसे जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करता है। सबसे कम टाइम लेता है और सबसे जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करता है, फर्स्ट। दूसरा, जो जिस चीज में को वो जल्दी सॉल्व करता है उसमें से वो नया क्या क्या कर सकता है, उसमें वो नया क्या क्या कर सकता है। तीसरा, 3rd नंबर पे, क्या वो जो स्ट्रीम लेना चाहता है उसी में अपना प्रोफेशन देख रहा है या पैशन देख रहा है, या केवल सबकी बातों को सुनकर स्ट्रीम में जाना चाहता है। इन बातों का जरूर ध्यान रखें, ठीक है? क्योंकि जब कोई प्रोफेशन में पैशन आ जाए तब तो इससे सुंदर दुनिया की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं कि पैशन अलग कर देते हैं और प्रोफेशन को देख कर चूज करते हैं, ठीक है? और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि पैशन भी अलग हो गया, प्रोफेशन भी अलग हो गया, 3rd में प्रेशर आ गया, ठीक है? अब बच्चे का सब गड़बड़ हो जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें कि पैशन, प्रोफेशन और प्रेशर, तीनों चीजों के बीच एक सामंजस्य बिठाएं, तब बच्चे को स्ट्रीम प्रोवाइड करें, ठीक है? तो बस इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप टीचर बनेंगे तो भी आपको इन चीजों की जरूरत है और एज ए पेरेंट्स भी जरूरत है। तो अब हम लोग शांति पाठ करेंगे, सब बैठेंगे सीधे, आंखें बंद करेंगे। मैम अपना नंबर दे दीजिए ना मैम। क्या चीज? हेलो मैम हेलो, हाँ मैम नंबर चाहिए था। हमने कल बोला था सभी को 8299362163, ठीक? टाइम ध्यान रखेंगे 4:30 to 5, ठीक? डेली में 4:30 to 5 PM। और नंबर एक बार मिला लीजिए। हाँ बोलिए। 8299362163।
6'3". ठीक है, ठीक है। और सेकेंड चीज, एक बार आप मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप में कि आप इस क्लास से जुड़े हुए पर्सन हैं। और अगर हम व्हाट्सएप भी ओपन ना करें, क्योंकि हम व्हाट्सएप पूरे टाइम ओपन नहीं करते हैं, तो आप सिंपल टेक्स्ट में मैसेज डाल देंगे, ठीक है? क्योंकि आपका मैसेज देखकर हम समझ जाएंगे कि किसकी क्या नीड है। मैं एक नंबर और बोली थी आप। वो रहने दीजिए, वो अक्सर करके हम ओपन नहीं करते हैं, तो इसलिए इसमें फिर आप परेशान, ये ओपन रहता नंबर, ठीक है? ये कंटिन्यूटी में चलता है, तो इसमें आप देख लेंगे। तो आपसे हमने बोला व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। यदि वहां पे आपको और कोई, हमने आपसे बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट हो तो टेक्स्ट मैसेज, अदरवाइज व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे। फोन की टाइमिंग 4:30 to 5 PM। मैम एक क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं बच्चा से रिलेटेड? क्वेश्चन पूछेंगे, अभी पूछ लीजिए। मैम जो बच्चों को हाइट नहीं बढ़ता है उसके लिए क्या किया जाता है? आपकी हाइट कितनी पहले आप बताइए। मेरा 5 फीट 5 इंच। ठीक है, वाइफ की? नहीं मैम, मैरिड नहीं हूँ, अनमैरिड। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। तो आप किसी और बच्चों की बात कर रहे हैं? अच्छा, हमने सोचा कि आप फैमिली, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो उन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, पहले तो एक चीज देखी जाती है कि पेरेंट्स का देख लेते हैं, ठीक है, दोनों का। फिर उसके बाद अगर छोटे बच्चे हैं, देखो हाइट बढ़ने की मेल पर्सन में 20 इयर्स तक भी हाइट बढ़ जाती है मेल में, ठीक है। फीमेल में हाइट बढ़ने का जो चांस है वो 14 to 16, बल्कि 14 तक ही ले जाएंगे, कभी रेयर में 16 में भी चले जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड चीज में, बात में, कि हाइट को जिनको भी बढ़ाना हो वो डेली वो बच्चे सुबह मॉर्निंग में ताड़ासन का अभ्यास करें, ताड़ासन। और जिनको सचमुच में लगता हो कि हमें बिल्कुल अपनी हाइट पर 100% वर्क करना है, तो उनको एक रेमेडी बताते हैं, उनके लिए क्या करना है। लेकिन ओरिजिनल होगा तो काम करेगा, अदरवाइज की हम बात नहीं कर रहे हैं। जो गाय होती है, देशी गाय होती है, उसका जो मक्खन होता है दूध का, ठीक है, देसी गाय का जो दूध का जो दही है उसका मक्खन की बात कर रहे हैं, ठीक। अदरवाइज वो मलाई होती है, ठीक है। उस मक्खन में मिश्री और काली मिर्च पाउडर मिलाइए थोड़ा सा। अगर 1 चम्मच मक्खन है, थोड़ी सी मिश्री डालिए धागे वाली, और काली मिर्च का 2 से 3 काली मिर्च का पाउडर डालिए। इस प्रयोग को आप कुछ दिन बच्चे को दीजिए खाली पेट, और ताड़ासन कराइए। ये क्या है, ये 100% काम करता है, ठीक है। ये ऐसी चीज है जो 100% पे काम करती है। कितना दिन मैम देना पड़ेगा? क्या चीज बोलेंगे? कितने दिन देने पड़ेगा मैम? कम से कम 3 से 6 महीने, ठीक है। और ताड़ासन जो है उसे करेंगे रेगुलर मोड पे, करवाएंगे बच्चों को, बोलेंगे। मेरा लड़का है यहाँ पे, वो कह रहा है कि उसका प्रोस्टेज डेयरिंग नहीं है। ऑन द स्पॉट अगर उसको कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो बोलता है आता है, पर फियर होता है, बोलना ही नहीं हो रहा है बोलने से। तो बोल रहा था कि पूछो मैम से क्यों होता है ऐसे। तो आप लोगों ने नहीं पूछे तो बच्चों ने सोचा हम ही पूछ ले। वो थोड़ा उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फीवर है, तो सोया है, तो मुझे बोल रहा है कि पूछो ना मैम से। वो सुन रहा है सब। कोई अपने बच्चों की हाइट ठीक रखनी हो, पूरी पर्सनालिटी ठीक रखनी हो, मेमोरी पावर अच्छा रखना हो, तीनों चीजों को एक साथ लिखिए। हाइट ठीक रखनी हो, पूरी पर्सनालिटी ठीक रखनी हो, और मेमोरी पावर जबरदस्त स्ट्रॉन्ग रखना हो, जिसे बोलते हैं IQ, EQ, SQ, PQ, 4 थिंग्स को डेवलप करना, ठीक। इसके लिए सबसे इजी, एक तो जो अभी हमने मक्खन मिश्री और काली मिर्च का प्रयोग बताया, इसे बच्चों को देते हैं खाने में खाली पेट। एक दूसरे नंबर पे क्या करना है, अगर ये भी अवेलेबल ना हो, पहले तो जिनकी हाइट की प्रॉब्लम है तो वो तो इसको भी यूज करेंगे। अब हाइट और ब्रेन ये दोनों को मैनेज करता है। फिर जो ताड़ासन करते हैं वो कम से कम 5 से 10 मिनट ताड़ासन की प्रैक्टिस कराएं, अदरवाइज ताड़ासन में जंपिंग करा दें उनको, ठीक। थर्ड नंबर पे आते हैं शशांक आसन। यदि बच्चों को 5 मिनट आप डेली करा देंगे तो आप 3 मंथ्स के बाद उनका IQ चेक करा के, IQ, EQ, SQ, PQ चारों को चेक करा। 5 मिनट जब बच्चे शशांक आसन करते हैं तो
IQ, EQ, PQ, SQ 4 डायमेंशन से डेवलप करते हैं। करना क्या है, बस ध्यान रहे जब भी बच्चे करें तो पेरेंट्स इतना अवेयर हो कि बच्चे करते समय उनसे जस्ट पूछ लेना है कि उनका ये जहां पर हम लोग बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये पुश हो रहा है या नहीं, इस पे प्रेशर आ रहा है कि नहीं। तो आपको क्या करना है कि जब, क्योंकि बच्चे लोग इतने अवेयर नहीं होते, वहां पेरेंट्स को ही ध्यान देना होता है, तो कोई भी, जैसे हम लोग हैंकी वगैरह लेते हैं ना टॉवेल वाली, उसको फोल्ड कर दीजिए 2-3 बार। कोई और कॉटन का कपड़ा हो, बस कॉटन रखिए उसमें, उसको, या सॉफ्ट कपड़ा हो उसको फोल्ड करके रख दीजिए, अब फिर उनसे कहिए सिर रखिए, ठीक है। तो भी उससे उनको क्या हो जाएगा कि जिनका किसी कारण से नहीं प्रेशर पूरा आ रहा है, प्रेस नहीं हो रहा है ये पार्ट, तो जब आप कोई भी ऐसा कॉटन का कपड़ा नीचे रखते हैं या सॉफ्ट कपड़ा, तो वो उनका टच होने लगता है। तो 5 मिनट आप केवल ये करिए, आपको ना बच्चों से पढ़ने के लिए कहना पड़ेगा, ना उनको गुस्सा आएगा, जो पढ़ेंगे 5 घंटे वो 1 घंटे में काम करेगा उनका, ठीक है। और बच्चों को अपने जीवन में, पूरे जीवन उन्हें आत्मनिर्भर और एक अच्छी प्रोग्रेस में ले जाना हो तो 9 बजे बच्चों को सुला दीजिए, ठीक, मूल मंत्र लास्ट में। क्योंकि 9 से जो हमारी 12 बजे की नींद है वो 6 घंटे का काम करती, 3 घंटे की नींद 6 घंटे का काम करती। फिर 12 से जो 3 बजे की नींद है वो, उसमें 1.5 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक। तो कितने हो गए, 6 घंटे में बच्चे को कितना टाइम मिला, 10.5 घंटे, ठीक। तो इसलिए इतनी गहरी नींद जब बच्चा ले लेता है तो बिना बोले बिना कहे वो जगेगा और अपना काम अपने अनुसार कंप्लीट कर लेगा। तो जितनी चीजें बताई इतनी चीजें आप कीजिए, और सोने जगने का टाइम मस्ट है, जिसको आज से ही फॉलो कीजिए। कि बच्चे ने पढ़ाई की हो ना की, कोई प्रेशर मत बनाइए, क्योंकि जब नेचुरल मोड में आपका बच्चा सोने का टाइम सेट कर लेगा तो उसके अंदर से जो नेचुरल उसका डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन? प्रियंका जी, प्रिया जी, प्रियंका जी, किसी की आईडी आ रही, PRI करके? चलिए फिर हम सब लोग शांति पाठ के लिए बैठते हैं, आंखें बंद करेंगे। मैम मुझे बोलिए, जल्दी बोलिए, बताइए, इतनी लेट बोला, हम पूछ रहे थे। सर्दी नहीं जाती मैम, एलर्जी। फिर से बोलिए सुशील। मैम मेरे को सर्दी नहीं जाती। राइट लेफ्ट बंद करिए, लेफ्ट को बंद करिए और राइट से 10 मिनट श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। राइट से ही लीजिए, राइट से। ऐसा दिन एक बार सुबह करेंगे, एक बार दोपहर करेंगे, एक बार जो शाम की संध्या होती, तीनों संध्या के टाइम पे करेंगे, ठीक है। आप डेली करिए, कुछ ही दिनों में आपके अंदर सही से करेंगे तो 3 से। और दूसरा एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि जब भी सोएंगे आप, तो सोना कैसे है, लेफ्ट साइड से सोना है, तो राइट जो नॉस्ट्रिल है वो वर्किंग में आ जाएगा। और जब राइट से ही श्वास लेंगे, राइट से ही श्वास छोड़ेंगे, तो ये आपके अंदर जो आपका सूर्य स्वर कमजोर हो रहा है वो एक्टिवेट हो जाएगा, सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे ही सूर्य नाड़ी अपने रिदम में आती है वैसे ही आपको सर्दी नहीं लगेगी। जितना टेम्परेचर होगा उतनी लगेगी, लेकिन एक्सेस कुछ भी नहीं लगेगी, ठीक। अब 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, 1 मिनट। राइट, एक नाक को राइट से लेना, सुबह दोपहर शाम, और सोते समय लेफ्ट साइड सोना, राइट को सांस लेना। चलिए सभी बैठेंगे शांति पाठ के लिए, और अब किसी का भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो उसे आप फोन से डिस्कस कर लेंगे, ठीक।
शांति 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु. Now rub your palm, shut your eyes, then open your eyes. सभी को प्रणाम, शिवरात्रि. और किसी का भी कोई क्वेश्चन